हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है। तो इसका सपोज टी नोट पर रेजिस्टिविटी रो नोट है, टी नोट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी रो नोट है और टी टेम्परेचर पर रो है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, रो इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट। ये डिपेंडेंस का फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का। टी नोट टेम्परेचर पर रो नोट है तो टी टेम्परेचर पर रो उसकी रेजिस्टिविटी होगी। अब एल्फा क्या है? एल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ध्यान रखना, एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। जो मेटल के लिए तो एल्फा पॉजिटिव वैल्यू होता है, मेटल के लिए एल्फा की पॉजिटिव वैल्यू है और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव वैल्यू है। तो ठीक है, तो मेटल में तो ये क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो एल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एल्फा है मेटल के लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट या डायमेंशन जो लिखते हैं, जैसे डायमेंशन ऑफ एल्फा तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इनवर्स। इसका टेम्परेचर इसका जो वन का डायमेंशन लेस है तो पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होनी चाहिए। यूनिट डायमेंशन है 11th क्लास के चैप्टर से। दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो वन का तो डायमेंशन है नहीं, तो इसका भी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसका टी माइनस टी नोट का डायमेंशन क्या है? टेम्परेचर। तो इसका होना चाहिए टेम्परेचर इनवर्स। यानी इसकी यूनिट क्या बनेगी अल्फा की? केल्विन इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये अल्फा की यूनिट है। अब ध्यान रखना, मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट बात, मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो मेटल की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये टेम्परेचर के साथ साथ इसके कुछ ग्राफ भी बता देता हूँ जो एनसीईआरटी में, जो कभी कभी एग्जाम में आ भी जाते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी है ना, तो पहला ग्राफ बना रहा हूँ, तो वही तरफ कर रहा हूँ मैं। अब इनको यहाँ से बना देता हूँ। तो पहला जो ग्राफ बना रहा हूँ किसी भी कंडक्टर के लिए, जैसे कॉपर के लिए बना रखा है एनसीईआरटी ने। फॉर कॉपर इधर ले लिया टी इन केल्विन और ये रेजिस्टिविटी और यह कितना 10⁻⁸ ये ऑर्डर लिखा है 10⁻⁸ ओम मीटर में। तो इसका जो ग्राफ आता है रेजिस्टिविटी का, वो ये ग्राफ आता है इस तरह से कॉपर के लिए। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह से आता है। ये कॉपर के लिए ग्राफ है रेजिस्टिविटी का, फॉर कंडक्टर कॉपर। ये अब रेजिस्टिविटी रो लिखा है, रो के लिए रेजिस्टिविटी के लिए ग्राफ है ये। और ये टी इन केल्विन, टी टेम्परेचर में अब इधर वैल्यू दे सकते हो 50-100 केल्विन का, तो इस हिसाब से रेजिस्टिविटी इनकी इंक्रीज हो रही है। अब एक इसमें एक तो ग्राफ ये हो गया, दूसरा इसमें नाइक्रोम का ग्राफ है, तो वो यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ। अब रेजिस्टिविटी का जो डिपेंडेंस है तो कॉपर का हो गया, दूसरा मैं नाइक्रोम का बना रहा हूँ। ये नाइक्रोम बेसिकली जैसे आपका मैंगनीज कांस्टेंट है, ये रजिस्टर वायर है नाइक्रोम। तो इसका जो वैल्यू आता है, अब इधर तो वही टी इन केल्विन, इधर ये रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी इसकी माइक्रोमीटर में यानी 10⁻⁶। और इसका जो ग्राफ आपका आता है इस तरह से आता है। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है ये 200 केल्विन, 400, ये 600 और यहाँ से 1.00 और ये 1.10 से थोड़ा नीचे ये 1.10 इधर लिख लेना, जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर लिख दिए। ठीक है, और 1.20
ये इधर रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ रही है, ये रेजिस्टिविटी है आपकी, इधर ऐसे लिखता हूँ रेजिस्टिविटी ओम मीटर में। ये नाइक्रोम वायर के लिए है। अब सेमीकंडक्टर या टिपिकल सेमीकंडक्टर, नाइक्रोम तो आपका क्या है, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीज, नाइक्रोम, ये रजिस्टर वायर होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो टेम्परेचर पे किस तरह से, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इनकी रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। अब सेमीकंडक्टर में इसकी डिपेंडेंस थोड़ा अलग होती है। सेमीकंडक्टर के लिए चलो यहाँ बना देता हूँ, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर, टिपिकल सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ कम होती जाती है। टेम्परेचर केल्विन, ये रो रेजिस्टिविटी, या तो इसकी रेजिस्टिविटी इस तरह से डिक्रीज होती जाएगी। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कम होती जाएगी। इसकी रीजन भी अभी हम ढूंढेंगे इसी टॉपिक में। तो ये आपकी ग्राफ है रेजिस्टिविटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कभी कभी 1 मार्क्स में आ जाते हैं। कॉपर की रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये ग्राफ आपको बनाना है, कॉपर की रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ। ये सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है। ये डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होती जाएगी। इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये कॉपर के लिए है, यानी कंडक्टर के लिए, और ये नाइक्रोम वायर के लिए है। ये देखो इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ। तो ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो कभी कभी 1 मार्क्स में एग्जाम में आ जाते हैं। अब देखिए, जो हमने वो टेम्परेचर डिपेंडेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, टेम्परेचर डिपेंडेंस यही तो था, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। फिर एक बार आपको याद करा देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। एल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मेटल के लिए वैल्यू यानी कंडक्टर के लिए वैल्यू एल्फा की पॉजिटिव होती है और सेमीकंडक्टर की ये वैल्यू नेगेटिव होती है। तभी तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर कम होती जाएगी टेम्परेचर के साथ, और कंडक्टर की इंक्रीज होती जाती है। अब इसको जैसे ऐसे इस फॉर्मूले की शेप हम ऐसे भी दे सकते हैं, रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब जैसे आपको एल्फा ढूंढना है तो ब्रैकेट खोल लो, रो नॉट प्लस रो नॉट, तो ब्रैकेट खोल दिया, एल्फा डेल्टा टी। अब रो नॉट को इधर ले आओ तो क्या हो गया, रो माइनस रो नॉट इक्वल्स टू रो नॉट एल्फा डेल्टा टी। तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई इससे निकल के, टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी क्या आ गया, एल्फा इक्वल्स टू रो माइनस रो नॉट को लिख रहा हूँ, यहीं लिख देता हूँ एक बार, चेंज इन रेजिस्टिविटी डेल्टा रो इक्वल्स टू रो नॉट एल्फा और ये डेल्टा टी। तो एल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा रो चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन रो नॉट, इधर से निकाल रहा हूँ एल्फा इधर, ये दोनों नीचे, ए रो नॉट और ये डेल्टा टी। अब देखिए कंडक्टर के लिए डेल्टा रो की वैल्यू अगर टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करो तो डेल्टा रो भी पॉजिटिव आएगा, तो एल्फा पॉजिटिव देगा। और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो डेल्टा रो नेगेटिव आएगा, एल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो एल्फा ये चेंज इन रेजिस्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर और इनटू ये 1 अपॉन रो नॉट, तो ये एल्फा की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ये एल्फा है। अब इसको जैसे रजिस्टर में हमें लिखना है रेजिस्टेंस की टर्म में, तो हम जानते हैं ना आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, यानी आर डायरेक्शनल टू रो है। तो यही फॉर्मूला आर के लिए इस तरह से लिखा जाएगा, आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, टी माइनस टी नॉट, ये सेम फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट, तो इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर वो देता है डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो एक दो बार कभी कभी इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं कि इतने टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है, जब टी नॉट पर आर नॉट है तो टी पर कितना होगा, एल्फा की वैल्यू खुद दे देगा क्वेश्चन पे। तो इस पे ऐसी रेजिस्टिविटी के लिए आ सकते हैं। तो इस पे डायरेक्ट ये फॉर्मूले दो याद रखने। अब इसमें जो हमने पढ़ा था ना अभी, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी का हमने इससे पहले फॉर्मूला निकाल लिया था, रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, बहुत छोटी वैल्यू होती है लेकिन होती है। अब इसमें ये डिपेंडेंस है, तो हमें पढ़ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर से एक तो फॉर्मूला था, एक डायरेक्ट इससे निकलेगा। देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, आप लैंग्वेज में लिखना, मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूँ, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब पहले डिफरेंट मटेरियल के लिए पढ़ते हैं, पहले मेटल्स और कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स या मेटल एक ही बात हुई, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ठीक है। तो मेटल्स के लिए क्या होता है, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो एन में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। एन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं कंडक्टर के अंदर नियरली। अब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे लिटिल बिट चेंज होता है, लेकिन हम नेग्लिजिबल चेंज है, नो चेंज। जो एन चेंज नहीं होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे। टी बढ़ाते ही एन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो टाउ आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से डिक्रीज हो जाएगा। अब टाउ डिक्रीज क्या होता है, जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज होगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंटली होंगे, जल्दी कोलिजन होंगे तो टाइम कम हो जाएगा। जब जल्दी कोलिजन होंगे तो टाइम की रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं आया। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन ए मेटल नो चेंज, बट रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीजेज। अब इसमें चेंज होने से रहा है तो कांस्टेंट है, एन में चेंज है नहीं, टाउ क्या हुआ, कम हुआ। जब टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, टाउ की वैल्यू क्या हो रही है, कम। रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। ये आपको लैंग्वेज में लिखना है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि टाउ बढ़ जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, इसलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये कंडक्टर मेटल की बात थी। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो एन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज होगा। तो रेजिस्टिविटी यहाँ से देखो, ये रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। ये ध्यान रखना, ये कंडक्टर की थ्योरी थी। अब सेमीकंडक्टर और सिमिलरली इंसुलेटर में भी। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर की, इसको हम चैप्टर को आगे, सेमीकंडक्टर को 14 चैप्टर में पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा मैं बता रहा हूँ यहाँ से। टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसमें एन भी इंक्रीज होता है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। वहाँ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होल्स दो होते हैं, 14 चैप्टर में पढ़ लेंगे। ध्यान रखना, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एन बहुत बड़ा नंबर इंक्रीज होता है, 10⁻28, 10⁻30 इस तरह से। तो एन की बहुत बड़ा नंबर इंक्रीज होगा, टाउ तो यहाँ भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसके कंपेयर में, एन के कंपेयर में नेग्लिजिबल चेंज है। एन के कंपेयर में ये नेग्लिजिबल चेंज है। एन क्या है, वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल्स इन अ सेमीकंडक्टर, तो एकदम बढ़ गया। जो एन, टाउ भी कम हुआ है, लेकिन टाउ कम होने से वो घट रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या रहा, एन एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो डोमिनेंट इफेक्ट एन का हुआ, तो एन ज्यादा होने से रो डिक्रीज हो गया। एन के ज्यादा होने से क्या होगा, एन बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। इसलिए सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, तो उसमें चार्ज कैरियर जो एन है वो एकदम इंक्रीज हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी ये डिक्रीज हो जाती है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये वाला जो आपको बताया ना, ये रोज के फॉर्मूले से टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये कई बार एग्जाम में आया है। तो ध्यान रखना, एक बार फिर से बता देता हूँ, जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, मेटल की बात कर रहा हूँ, तो एन तो चेंज नहीं होगा, चार्ज कैरियर में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन रिलेक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। और रिलेक्सेशन टाइम इनवर्सली है, तो टी डिक्रीज, टाउ डिक्रीज होते ही रो इंक्रीज हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एन इंक्रीज होता है, एकदम बहुत बड़ा नंबर इंक्रीज होता है, और टाउ इसमें इंक्रीज नहीं, टाउ इसमें डिक्रीज होगा।
टाउ तो इसमें डिक्रीज होगा, टाउ डिक्रीज होने से क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ती है, लेकिन तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, जब टाउ डिक्रीज हुआ तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ, टाउ की वैल्यू डिक्रीज हुई, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट एन, डोमिनेंट चेंज ही है, इसमें बहुत बड़ा चेंज है, लिटिल चेंज है, तो फाइनली रो क्या होती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है, रो की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, टाउ की वैल्यू तो कम होती है, टाउ तो इसको मेटल की तरह इसमें भी रिड्यूस करा है, लेकिन टाउ का रिलेशन टाइम बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल वैल्यू, ज़्यादा इसमें चेंज आता भी नहीं है, ज़्यादा चेंज किस में आ गया, एन में, इसलिए आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यही आपका इंसुलेटर के लिए थ्योरी यूज होती है, इंसुलेटर में भी एन बढ़ता है, तभी उसकी लिटिल बिट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टिविटी से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये भी आपको बता देता हूं, इसी लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की लिमिटेशन देखो, जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ ये तो था B इक्वल्स टू आई आर, B इक्वल्स टू आई आर का मीनिंग, ओम का मीनिंग ये था B अपॉन आई इक्वल्स टू आर, दैट इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है B और I का रेशो, तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है यानी वैलिड है। अगर B अपॉन आई आर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन ये रिलेशन है B इक्वल्स टू आई आर तो हमेशा ट्रू रहता है, आर चेंज हो जाता है, ओम्स लॉ तभी ट्रू होगा जब आर कांस्टेंट रहेगा। तो B अपॉन आई का रेशो जब कांस्टेंट रहेगा तो ओम्स लॉ ट्रू रहता है, तो ऑलवेज ही ट्रू नहीं रहता, तो इसकी भी लिमिटेशंस है। जैसे B और I की डिपेंडेंस किस तरह से है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता, इसमें ऑलवेज ये क्या होता है, B और I की डिपेंडेंस पे डिपेंड करता है। जैसे हम लेते हैं किसी पहले कंडीशन, लिमिटेशंस में ऐसा आएगा, B और I की जो लीनियर डिपेंडेंस है, B और I की डिपेंडेंस ऑलवेज लीनियर नहीं होती, जैसे ऑलवेज B डायरेक्ट टू I नहीं होता, B रिलेशन बिटवीन लिख देता हूँ। चलो पहली आपकी जो लिमिटेशन है यही है, रिलेशन बिटवीन V and I are not linear, B और I का रिलेशन लीनियर नहीं होता, कर्व हो जाता है। जैसे हम किसी कंडक्टर के लिए लेते हो, किसी कंडक्टर B अप्लाई कर रहे हो, फिर करंट आ रहा है उसमें, ठीक है, ये B इधर ले लिया, I इधर ले लिया, अब आप ग्राफ खींचते हो B और I में, तो स्टार्टिंग में तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन बाद में इसमें हीटिंग से जो हीटिंग आएगी ना, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ज़्यादा टाइम करंट पास करा दोगे तो हीटिंग आएगी, हीटिंग आने से क्या होगा, R जो इसका रेजिस्टेंस है वो चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, इसको आई स्क्वायर BI भी ले सकते हो, PI, तो इसमें BI T की फॉर्म में T ज़्यादा टाइम लगाओगे तो हीटिंग ज़्यादा आ जाएगी, आई आर को लिख दो B, एक I बच जाएगा। ठीक है, टाइम 80 लिखा है, तो इसमें जब R चेंज होगा तो फिर B अपॉन आई कांस्टेंट नहीं रहेगा, रेशो ओम्स लॉ वाला, जो ओम्स लॉ था B अपॉन आई का रेशो कांस्टेंट, तो ये ग्राफ इस तरह से चेंज होने लग जाता है, ये कर्व बनने लग जाता है, तो B और I का रेशो नॉट लीनियर हो गया। ये शुरुआत में तो लीनियर था, ज़्यादा देर तक आपने करंट पास कराया तो लीनियरिटी खत्म हो गई, जो B डायरेक्ट टू आई नहीं रहा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा आएगा ऐसे, तो ये ग्राफ चेंज हो गया। रिलेशन बिटवीन B एंड I आर नॉट लीनियर, ऑलवेज लीनियर नहीं होता, थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए तो रहता है। ठीक है, अब दूसरी इसकी डिपेंडेंस, अब इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने रब कर दिया, दूसरी बता रहा हूं, दूसरी डिपेंडेंस, रिलेशन बिटवीन V and I, V means potential, electric potential, current, are depend on the sign of V, यानी B और I का रिलेशन इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साइन पर डिपेंड करता है, साइन ऑफ V। ठीक है, यहीं लिख देता हूं,
दिख तो रहा है ना इधर बोर्ड पर, साइन ऑफ बी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साइन पर, यानी रिलेशन बिटवीन बी एंड आई आर डिपेंड ऑन द साइन ऑफ बी। ये सेमीकंडक्टर हम 14 चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर है। जैसे अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 14 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी है। वहाँ क्या करते हैं, जैसे ये आपका पोटेंशियल लिया, इधर आई लिया, अब हम फॉरवर्ड वाइज में, यानी फॉरवर्ड वाइज में साइन, ये एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइज पॉजिटिव है, पी से की तरफ, तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है। अब बी का हम साइन इलेक्ट्रोड चेंज कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो इसका करंट फिर इस तरह से आता है, इस तरह से चलता है ग्राफ, इस तरह से रिवर्स में। तो सेम वैल्यू जब करंट की आपने पास की, ने सेम पोटेंशियल की आपने अपोजिट डायरेक्शन में पास किया, तो करंट सिमिलर नहीं मिला, ये डिपेंडेंस चेंज हो गई, ये साइन पर डिपेंड कर रहा है। तो ओम्स लॉ यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। ये डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन बिटवीन बी एंड आई डिपेंड ऑन द साइन ऑफ बी। बी के साइन पे बी और आई का रिलेशन डिपेंड कर रहा है कि यहाँ बी की वैल्यू, जैसे पॉजिटिव सपोज इस वैल्यू पर आई की वैल्यू ये है, अब नेगेटिव में इधर गए तो आई की वैल्यू कुछ और मिलेगी, उतनी वैल्यू पर सेम डायरेक्शन चेंज करने पर। अगर बी का आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो सेम आई की वैल्यू नहीं मिलती है। तो ये दूसरी डिपेंडेंस, दूसरी लिमिटेशन थी, क्यों ऐसा ओम्स लॉ इसमें भी फॉलो नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन बता रहा हूं, तीसरी रिलेशन बिटवीन बी एंड आई आर नॉट यूनिक। यूनिक का मतलब एक जैसा नहीं रहेगा, ये एक ही किसी कंडक्टर के लिए। अब देखो, अब ये तो रब कर देता हूं एक बार। अब नॉट यूनिक, रिलेशन बिटवीन बी एंड आई, यहां लिख देता हूं इसको, इसका ग्राफ बताना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन बी एंड आई आर नॉट यूनिक। रिलेशन बी और आई का यूनिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें हम गैलियम आर्सेनाइड लेते हैं, ये ग्राफ बनाता हूं पहले इसका। इधर तो ले लिया मैंने आई, ये आई, और ये ले लिया बी। इसका जो ग्राफ ये बना रहे हैं, ग्राफ किसका, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। अब शुरुआत में तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा ग्राफ आ रहा है, फिर ये कर्व हुआ और फिर इस तरह का ग्राफ मिलता हमें। अब देखो, ये जो रीजन आ गया आपका, और एक ये तो बोलते हैं नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन, और इधर आएगा नेगेटिव आर, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। देखो आई अपॉन बी, आर इक्वल टू क्या होता है, जैसे बी इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर, तो आई इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन आर। अब बी अपॉन, अरे आई ने आर इक्वल टू निकाला, तो आर इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन आई। अब बी अपॉन आई इसमें स्लोप का इनवर्स है, आई अपॉन बी बनेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन स्लोप, इसका आई अपॉन बी बनेगा, आई अपॉन बी क्या 1 अपॉन स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव होगा, यहां आर नेगेटिव बनेगा। जैसे इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ऐसे खींची तो ये थीटा बनेगा इसके साथ, तो थीटा 90 से बड़ा है, टेन थीटा, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, 90 से बड़ा होता ही टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो आपका आर कैसा आ गया नेगेटिव, इधर आर आपका पॉजिटिव आएगा। इधर टेंजेंट खींचोगे तो ये एक्स एक्सिस से जाके बनेगी एंगल जो 90 से छोटा होगा, 90 छोटा होगा तो स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव। तो यहां से लेके यहां तक आपका जो आ रहा है वो नेगेटिव आर का आ रहा है। ये मैंने ये टेंजेंट खींचोगे तो ये जो थीटा बनता है वो 90 से बड़ा है, तो ये नेगेटिव आर, यानी इसमें रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, इसका नेगेटिव रहेगा, और इधर ये पॉजिटिव रहेगा। ये लीनियर रिलेशन है आई और बी का। तो ये आपका किस में आ गया, ये गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है, ये एक दो बार एग्जाम में आया भी है, ये वाला एक दो बार आपके एग्जाम में भी आया है। नेगेटिव आर का रीजन बताओ, इसमें पॉइंट डाल दिए थे ए बी सी, तो बी सी रीजन नेगेटिव आर का, जैसे डाल दिया बी
और सी 1 मार्क्स में पूछा था नेगेटिव आर नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन बताओ, तो बी सी नेगेटिव रेजिस्टेंस का इसमें ए रीजन है। तो ये आपकी ओम्स लॉ की लिमिटेशंस थी। तो ओम्स लॉ क्या है, ऑलवेज वी अपॉन आई कांस्टेंट नहीं होता, इवन कंडक्टर के लिए नहीं होता। अगर ज़्यादा देर के लिए आपने करंट पास करा दिया तो फिर हीटिंग आ जाएगा और आर चेंज हो जाएगा उसका। तो आर तो उस पर डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पर, तो चेंज हो जाता है। तो ध्यान में छोटी छोटी बातें, एक ग्राफ 1 मार्क्स से कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। और जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड था वो हम 14 चैप्टर में और पढ़ लेंगे उसको।